स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द लोकसभा का जो जनरल इलेक्शन है उसके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लोकसभा का जो जनरल इलेक्शन है उसके पर्सपेक्टिव से इलेक्शन शेड्यूल है उसको अनाउंस किया गया था। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो लोकसभा के जो जनरल इलेक्शंस हैं उनको 7 डिफरेंट फेजेस के अंदर में कंडक्ट किया जाएगा। तो उसी इलेक्शन प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से जो फर्स्ट फेज का जो सीट्स हैं जहां पे 19 अप्रैल के दिन आपको जो वोटिंग प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा, तो उसी के रिगार्डिंग में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो नोटिफिकेशन है उसको रिलीज किया गया है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नोटिफिकेशन के बारे में, डेट मीन्स कि इन सीट्स के ऊपर में जो नॉमिनेशन प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जा सकता है। जो भी पर्सन यहाँ पे इलेक्शन को कंटेस्ट करने वाले हैं इन सीट्स के ऊपर में जहाँ पे फर्स्ट फेज के दौरान में जो वोटिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि उन सीट्स के ऊपर में जो पर्सन है जो इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे उनके द्वारा नॉमिनेशन प्रोसेस है उसको सबमिट किया जा सकता है किसे, रिटर्निंग ऑफिसर को। स्टूडेंट्स नॉमिनेशन पेपर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको सबमिट करना होगा यहाँ पे इलेक्शन को जो कंटेस्ट करने वाले पर्सन है उनके द्वारा। आप देखिए कि जो इलेक्शन को जो कंटेस्ट करेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर वो बिलोंग करते हैं उस कुछ पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट के रूप से, तो उनको पॉलिटिकल पार्टी का जो फॉर्म है उसको भी यहाँ पे सबमिट करना होगा, उसका जो सिंबल है उसको भी सबमिट करना होता है रिटर्निंग ऑफिसर को। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉमिनेशन प्रोसेस के बारे में, तो आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर में जो नॉमिनेशन प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि उसके बाद में जो नॉमिनेशन प्रोसेस है, नॉमिनेट किए गए जो पेपर्स हैं उनको यहाँ पे एग्जामिन किया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा कि कंप्लीटली यहाँ पे जो ऑब्जर्वर्स हैं उनका जो साइन है वो किया गया है या नहीं किया गया है, या जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उसको सबमिट किया गया है नहीं किया गया है नॉमिनेशन पेपर के अंदर में। तो उन सभी को एग्जामिन किया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, जो लोकल हर एक लोकसभा जो सीट है उसके पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें उसके बाद में एक पीरियड आपको, एक टाइम पीरियड आपको देखने के लिए मिलेगा कि किसी पर्सन के द्वारा यहाँ पे अगर उसका जो नॉमिनेशन जो कैंडिडेचर है उसको विड्रॉवल भी किया जा सकता है, तो उसका भी एक टाइम पीरियड है वो दिया जाएगा। उसके बाद में आप देखें कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो इंडिविजुअल बेसिस पे जो पर्सन है एज ए इंडिपेंडेंट के रूप से जो इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं तो उनके रिगार्डिंग में जो सिंबल है उसका अलोकेशन किया जाएगा। और सिंबल के अलोकेशन के बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि ईवीएम के ऊपर में उनका जो सिंबल है उसका जो नंबर है वो भी बताया जाएगा कि किस नंबर के ऊपर उनका जो सिंबल है वो देखने के लिए मिलेगा ईवीएम मशीन के अंदर में। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है वो आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर देखने के लिए मिलता है। इनिशियल फेज आपको नॉमिनेशन का जो टाइम पीरियड है जिसको कि यहाँ पे बताया जाता है, जो इलेक्शन को जो कंटेस्ट करेंगे वो अपना जो नॉमिनेशन पेपर्स है उनको सबमिट कर सकते हैं। काफ़ी बार आपको जो ये डिबेट भी है वो कंटिन्यूस न्यूज़पेपर के अंदर समय समय पे देखने के लिए मिलती है कि आप देख सपोज कीजिए कोई एक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट है उसके द्वारा यहाँ पे नॉमिनेशन पेपर के अंदर जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है उसको सबमिट किया गया। काफ़ी बार पॉलिटिशियंस के द्वारा उनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको रॉन्ग वे में यहाँ पे बताया जाता है। एजुकेशन के अलावा आप देखिए कि काफ़ी बार उनके द्वारा अपना जो असेट है, अपना जो प्रॉपर्टी है उसको भी काफ़ी कम बता दिया जाएगा, काफ़ी बार काफ़ी ज़्यादा बता दिया जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग में भी यहाँ पे जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। लेटर फेज के अंदर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग में जो पेटिशन है उसको फाइल करना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्शन प्रोसेस के ही पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो न्यू हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पेटिशन है उसको फाइल किया गया था। आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको डिफेंड किया गया है कि प्रेजेंट समय में फ्री एंड फेयर वे में जो इलेक्शन है उसको कंटेस्ट करने के रिगार्डिंग में, या आप देखिए कि इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में काफ़ी कुछ जो वर्क है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसी को कैरी आउट करने के पर्सपेक्टिव से न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से कि ईडी के जो ऑफिसर हैं उनकी रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि उनको वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था एंटी करप्शन का जो एक्टिविटी का जो विंग है उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको यहाँ पे जो बेल है उसको ग्रांट किया गया है। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए, ये आपका होमवर्क है। आप देखिए कि आपको बेल एंड पैरोल के बीच जो डिफरेंस है उसके बारे में आपको जरूर से जानकारी होनी चाहिए कि बेल का यहाँ पे जो प्रोसेस है वो क्या है। देखिए कि पिछले कुछ लास्ट 3-4 मंथ्स के बारे में अगर हम बात करें ईडी के पर्सपेक्टिव से, आपको सम्मन जो वर्ड है वो भी न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो आपको सम्मन, सर्कुलर, नोटिस, इनका क्या डिफरेंस है उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। और बेल और पैरोल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है
यहाँ पे बेल कॉन्सेप्ट क्या है, पैरोल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उन सभी के बीच जो डिफरेंस है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। काफ़ी बार यूपीएससी के द्वारा इस तरीके से अप्लाइड नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें होली का जो फेस्टिवल है उसके बारे में है, तो वाराणसी के अंदर में एक होली है वो आपको देखने के लिए मिलती है। आप देखिए कि यहाँ पे आफ्टर द डेथ के बाद में जो भस्म यहाँ पे क्रिएट होती है किसी भी डेड बॉडी का जो क्रीमेशन है उसके बाद में, तो भस्म के थ्रू में यहाँ पे होली है उसको खेला जाता है वाराणसी के अंदर में, जिसको कि हम मसान होली के नाम से जानते हैं। इसका कुछ माइथोलॉजिकल आपको इन्फ्लुएंस है वो भी देखने के लिए मिलता है वाराणसी का जो मसान होली है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जोमेटो के पर्सपेक्टिव से, आप देखिए कि जोमेटो के अंदर में एक नया फीचर है उसको लॉन्च किया गया था कम्प्लीटली जो वेजिटेरियन पर्सनस हैं उनके रिगार्डिंग में, बट उसको एज ए डिस्क्रिमिनेटरी वे में जो अपोज के रूप से देखा गया, उसका काफ़ी डिबेट देखने के लिए मिला। तो उसके बाद में जोमेटो जो एक फूड डिलीवरी ऐप आपको देखने के लिए मिलेगा उसके द्वारा इसको कम्प्लीटली अपना रिमूव है वो कर दिया गया है, जिसके अंदर में जो ग्रीन ड्रेस है वो दिया गया था यहाँ पे जो कम्प्लीटली जो वेजिटेरियन जो पर्सनस हैं उनके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एनिमिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि उसके रिगार्डिंग में है कि तमिलनाडु के अंदर जो मदुरई नाम का जो सिटी है, मदुरई नाम की सिटी के मदुरई सिटी पुलिस के द्वारा आप देखिए कि एक पर्सन है उनको यहाँ पे बुक किया गया है कि उनके द्वारा जो एनिमिटी है उसको क्रिएट करने का कोशिश किया गया। काफ़ी बार आपको इलेक्शन प्रोसेस के दौरान भी देखने के लिए मिलता है कि इलेक्शन प्रोसेस आर द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ यहाँ पे जो ब्रेक इन द सोसाइटी, कोई भी गैप सोसाइटी के अंदर क्रिएट करने के पर्सपेक्टिव से, या दो कम्युनिटीज हैं उनके बीच में जो सेपरेशन है उसको क्रिएट करने का कोशिश किया जाता है इलेक्शन प्रोसेस के दौरान में। क्योंकि पॉलिटिशियंस एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के रिगार्डिंग में यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा एक दूसरे का, यहाँ पे जो बेसिकली अपना जो वोट गेन करने के रिगार्डिंग में ऐसा एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको एक फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए जिनको बुक किया गया है वो यूनियन मिनिस्टर हैं प्रेजेंट समय में। अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में तो आर्टिकल 51A आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर ई नाम का जो फंडामेंटल ड्यूटी है जिसके अंदर में हार्मनी को प्रमोट करने के बारे में बात की गई है, ब्रदरहुड को प्रमोट करने के बारे में बात की गई है सोसाइटी के अंदर में। अगर आप सीरियस यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हो तो आपको जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो याद होनी चाहिए, जिससे कि आप उनको कोट कर सको, एग्जैक्ट उनके जो वर्ड्स हैं वो पता होने चाहिए आपको। बेसिकली यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 12 से लेकर आप देखिए कि 35 तक आपको देखने के लिए मिलेगा। 36 से जो 51 है वो आपको डीपीएस पे देखने के लिए मिलता है, और 51A के अंडर में आपको यहाँ पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। तो ये तो बेसिकली जो कोर प्रोसेस है जिसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, कि काफ़ी बार ऐसा वर्ड्स के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है उसको भी पूछ लिया जाता है कि एजुकेशन कहाँ कहाँ पे मेंशन है, क्योंकि आपको फंडामेंटल राइट के अंदर में जो आर्टिकल 21A है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। डीपीएसपी के अंदर भी आपको एजुकेशन का जो प्रोसेस है आर्टिकल 45 के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि यहाँ पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसके अंदर में आर्टिकल 51A के अंडर में जो सबसे लास्ट के अंदर में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में जो एजुकेशन का जो प्रोसेस है उसको ऐड किया गया है। इन तीनों के अंदर में आपको दो जगह जो एज ग्रुप है वो सिमिलर देखने के लिए मिलता है, और आप देखिए कि एक जगह जो एज ग्रुप है वो आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसा भी जो प्रोसेस है इनके बारे में आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें आईवीएफ टेक्नोलॉजी के बारे में है, आप देखिए कि रिप्रोडक्टिव जो असिस्टेंट टेक्नोलॉजी है वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। एक पंजाब से एक सिंगर हुआ करते थे जिनको कि हम सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानते हैं। 2022 के समय उनको अटैक करते हुए कुछ गैंग्स के द्वारा उनको अटैक किया गया और उनका वहाँ पे डेथ हुआ था स्टूडेंट। तो उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पे यूज किया गया है एआरटी प्रोसेस के थ्रू में। जो यहाँ पे जो बेसिकली जो नए चिल्ड्रंस हैं उनका जन्म हुआ है, सिद्धू मूसेवाला जो सिंगर हैं उनका जो ब्रदर्स हैं उनका यहाँ पे जन्म हुआ है स्टूडेंट्स। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा पंजाब गवर्नमेंट से जो रिपोर्ट है वो मांगा गया है कि यहाँ पे जो आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी है उसके एज ग्रुप के रिगार्डिंग में आईवीएफ के अंदर में आपको जो असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव जो टेक्नोलॉजी है वो आपको 21 to 50 का जो एज ग्रुप है उसके पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलता है। बट अगर हम बात करें एक नॉर्मल जो प्रेगनेंसी के बारे में तो आप देखिए कि वो किसी भी एज ग्रुप के अंदर अचीव की जाती है। बट यहाँ पे आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी है जो असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है जिसके रिगार्डिंग में 2021 का जो एज ग्रुप है उसके बारे में बताया गया है, तो उसी के रिगार्डिंग में जो डिटेल्स हैं वो मांगी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पंजाब गवर्नमेंट से, किस तरीके से इन टेक्नोलॉजीज हैं उनको यूज़ किया गया है यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स,
अभी रिसेंटली आप देखें कि हमारे यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल वेलफेयर एंड हस्बेंड्री का जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा कुछ डॉग्स हैं उनकी रिगार्डिंग में कुछ बैन लगाने के बारे में बात किया गया था, या उनका जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जाएगा। तो स्ट्रीट डॉग्स के पर्सपेक्टिव से आपको एक डायलेमा है हमारी सोसाइटी के अंदर देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि डायलेमा क्या है हमारे स्ट्रीट डॉग्स के रिगार्डिंग में सोसाइटी के अंदर में, कि काफ़ी ऐसे पर्सन्स हैं जो डॉग्स को यहाँ पे जो डॉग्स का जो केयर है वो किया करते हैं, क्योंकि आप देखिए कि केयर करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा, कि हमारे यहाँ पे जो स्ट्रीट के अंदर में जो डॉग्स हैं वो पाए जाते हैं उनका केयर करना प्रॉपर समय में। आप देखिए कि समर का जो टाइम पीरियड है वो होने आने वाला है प्रेजेंट समय में, और अर्बन एरियाज़ के अंदर में आपको काफ़ी बार जो इनके रिगार्डिंग में जो वाटर का अवेलेबिलिटी है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। कंक्रीट का एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। तो काफ़ी बार ऐसा देखिए कि जो बिहेवियर है उनकी रिगार्डिंग में, आप अर्बन जो सिटीजन्स हैं उनका बिहेवियर की वजह से भी उनके द्वारा काफ़ी सारे ऐसे जो रिपरकशन के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें टू मच कॉन्क्रीटाइजेशन के बारे में, आप देखिए कि अर्बन एरिया के अंदर टू मच कॉन्क्रीट आपको देखने के लिए मिलेगा। उनके पास में प्रॉपर जो बैठने का जो जगह है वो नहीं है, पार्क के जो एरिया है वहाँ पे भी कॉन्क्रीट है टू मच। और समर के समय में किस तरीके से हीट करता है स्पेशली दिल्ली का जो एरिया है इन सब एरियाज़ के अंदर में। तो इस तरीके का एक दिल्ली में आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलता है कि डॉग्स का जो केयर करने वाले पर्सन है, दूसरे ऐसे भी पर्सन है जिनके द्वारा डॉग्स का कंटिन्यूस जो हीट है वो कैरी आउट किया जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे बताया गया है कि कुछ जो हमारे जो अपना बिहेवियर है उसको भी चेंज करने का ज़रूरत है, उनको भी प्रॉपर यहाँ पे जो सोसाइटी का एज ए पार्ट के रूप से हैं, क्योंकि एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट सोसाइटी के रिगार्डिंग में। अभी कुछ दिन पहले हमने स्पैरो डे के बारे में सेलिब्रेट किया था। आप देखिए स्पैरोज हैं उनका प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग में। बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो टू मच पेस्टिसाइड्स है उनको यूज़ किया जाता है जिससे कि इंसेक्ट्स है उनका डेथ आपको देखने के लिए मिलता है। और इंसेक्ट्स यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट उनका जो फूड है उसके रूप में काम करते हैं, स्पेशली जो यहाँ पे यंग स्पैरोज हैं उनकी रिगार्डिंग में। तो यहाँ पे भी डॉग के पर्सपेक्टिव से जो बिहेवियर पर्सपेक्टिव है उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे आप देखिए कि हमारे जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके द्वारा इलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया गया कि इंडिया के अंदर में डाइवर्स काइंड ऑफ वोटर्स हैं, उनको डाइवर्स काइंड ऑफ वोटर्स को किस तरीके से जो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में जो पॉलिटिकल फंडिंग है, पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग को कैरी आउट किया जाता है उसके बारे में कहा गया है। कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसको लॉन्च किया गया था तो उसके अंदर में बताया गया था कि कैसे यहाँ पे जो ब्लैक मनी है उसको इसके द्वारा डील किया जाएगा। बट आप देखिए कि अभी रिसेंटली इलेक्शन हमारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसको नल एंड वॉइड के रूप से डिक्लेयर किया गया। तो उसी के रिगार्डिंग में कहा गया है कि अर्लियर फेज के अंदर में जो लेस देन 20,000 के आसपास किसी के द्वारा जो डोनेशन है वो कैरी आउट किया जाता था तो उसका कोई भी रिपोर्टिंग है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता था। आप देखिए कि उसको इनकम टैक्स का जो रडार है उसके अंदर भी काउंट नहीं किया जा सकता था। इस तरीके से आपको जो ब्लैक मनी है उसका यूज़ आपको पॉलिटिकल फंडिंग्स है उसके अंदर में देखने के लिए मिला करता था। अगर हम प्रेजेंट के समय के बारे में बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर में जो अनोमिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है जिसके पॉलिटिकल फंडिंग के पर्सपेक्टिव से जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं अवेलेबल था। आप देखिए उसी को मेन ग्राउंड मानते हुए इलेक्शन हमारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसको नल एंड वॉइड के रूप से डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ डिजीज प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि हमारे एग्जाम के पर्पज से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बेसिकली जो बातें बताई गई हैं वो आपको यहाँ पे कम्प्लीटली आप देखिए कि जीएस पेपर के अकॉर्डिंग में काफ़ी कुछ थिंग्स हैं वो बताई गई हैं। एक 20,000 के बारे में था और एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है जिसको जब लॉन्च किया गया था तो ब्लैक मनी है उसको बेसिकली यहाँ पे एलिमिनेट करने के बारे में डिस्कस किया गया था 2017 के अंदर में। डिजीज का जो एलिमिनेशन प्रोसेस है उसके बारे में कहा गया है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि आपको यहाँ पे गुइनिया वॉर्म डिजीज है वो देखने के लिए मिलती है। अभी उसको इरेडिकेट किया गया था 1986 के समय में जब उस डिजीज का जो 1986 के समय जो गुइनिया वॉर्म डिजीज है उसका जब आउटब्रेक देखने के लिए मिला था उसके आप देखिए कि 35 मिलियन जो पर्सनस है वो से इन्फेक्टेड हुआ करते थे। 21 सेंचुरी के अंदर में आपको इस गुइनिया वॉर्म डिजीज का जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है। बट प्रेजेंट समय के अंदर अगर हम बात करें
टोटल 13 ऐसे इसके जो केसेज है वो प्रेजेंट समय में है और 5 कंट्रीज के अंदर में है 2023 के समय में। तो स्मॉल पॉक्स के बाद में आपको आप देखिए कि जो गिनिया वॉर्म डिजीज है वो फर्स्ट आपको एक ऐसा डिजीज देखने के लिए मिलता है, उसका 99.99% जो इरेडिकेशन है उसको कैरी आउट किया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इरेडिकेशन प्रोसेस के बारे में, तो हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अलग अलग जो टारगेट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि 2030 तक हमको यहाँ पे जो ट्रॉपिकल डिजीज हैं उनको यहाँ पे बेसिकली एलिमिनेट करना है, जिसके अंदर आपको जो मलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि नेग्लेक्टेड जो ट्रॉपिकल डिजीज है उनको भी एलिमिनेशन है उसको कैरी आउट करना है 2030 तक। तो ये जो एलिमिनेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे कैरी आउट किया गया, अगर हम उसके बारे में डिस्कस करें तो प्रॉपर वे में एक प्लानिंग और प्लानिंग के अलावा आपको जो सर्विलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। उसी तरीके से इनका जो एलिमिनेशन है उसको पॉसिबल किया जा सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे वेक्टर है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ड्रग का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कैसे कैरी आउट किया जाए, और मोर्बिलिटी का जो मैनेजमेंट है, ये काफ़ी कुछ ऐसे एरिया आपको देखने के लिए मिलते हैं जिसके थ्रू यहाँ पे किसी भी ऐसे डिजीज है उसका जो एलिमिनेशन है वो पॉसिबल हो सकता है। अगर हम एलिमिनेशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स एलिमिनेशन प्रोसेस आपको यहाँ पे इरेडिकेशन प्रोसेस से काफ़ी डिफरेंट है वो देखने के लिए मिलता है। और सर्विलेंस सिस्टम के अंदर हम अगर हम हमारे द्वारा जो इन्वेस्टमेंट है, स्क्रीनिंग के अलावा आप देखिए कि जो कन्फर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर कैरी आउट किया जाएगा तो किसी भी डिजीज को जो एलिमिनेट करना है वो पॉसिबल है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे लिम्फेटिक फ्लेरेसिस जो डिजीज है उसके बारे में, तो आप देखिए कि उसके जो 40% जो केसेज हैं वो आपको यहाँ पे इंडिया के अंदर ही देखने के लिए मिलते हैं। 1997 के समय उसका जो एलिमिनेशन का जो टारगेट है उसको स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा 1997 के समय में। अगर हम बात करें प्रेजेंट समय में तो काफ़ी सारी ऐसी डिजीज हैं जिनको कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है उसके थ्रू यहाँ पे एलिमिनेट करने के प्रोसेस से रखा गया है कि 2030 तक हम डिजीज हैं उनको यहाँ पे एलिमिनेट है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाटा प्रोसेस के बारे में है, आप देखें कि हमारे कंट्री का यहाँ पे टारगेट है कि 2000 अगर हम बात करें 2025 तक हमको बेसिकली जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसको अचीव करना है। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के अंदर में जो 400 to 500 बिलियन का जो कंट्रीब्यूशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही यहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा। कि 400 से जो 500 बिलियन का जो कंट्रीब्यूशन है जो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही कैरी आउट किया जाएगा। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं जब हमारे यहाँ पे जो डाटा है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट है उसको कैरी आउट किया जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो पर्सनल डाटा है, पर्सनल डाटा के अलावा आपको जो नॉन पर्सनल डाटा है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। पर्सनल डाटा के पर्सपेक्टिव से हम काफ़ी बार एक कमेटी है जिसके बारे में रीड करते हैं, बालकृष्णन कमेटी है उसके पर्सपेक्टिव से, जिसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जो जनरल डाटा प्रोटेक्शन लॉ है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी डाटा प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से अलग अलग जो कानून हैं उनको बनाए गए थे। अगर हम नॉन पर्सनल डाटा के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे क्रिस गोपाल कृष्णन कमेटी है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। क्रिस गोपाल कृष्णन कमेटी है, क्रिस गोपाल कृष्णन कमेटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। उसी कमेटी के द्वारा यहाँ पे नॉन पर्सनल डाटा है उसके भी मैनेजमेंट के बारे में कहा गया था। अगर हम डाटाज के मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग में एग्जाम्पल है वो दिया गया है। इंडिया के अंदर में देखिए कि इंडियन अर्बन जो डाटा एक्सचेंज है उसको डेवलप करने के बारे में डिस्कस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर जो इन्वॉल्व पर्सन है उनका जो डाटा है उसका भी मैपिंग है उसको कैरी आउट किया गया। तो डाटा मैनेजमेंट यहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज है जिसके अंदर में वर्क करता है, जैसे कि आप देखिए कि प्रॉपर जो सब्सिडरीज हैं उनको यहाँ पे टारगेट करना हो, किसी भी वे में यहाँ पे जो पर्सनस है उनको चूज करना हो, चाहे कोई गवर्नमेंट स्कीम के रिगार्डिंग में उनको जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड करना हो, या आप देखिए कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो क्रॉस एग्जामिनेशन है कोई प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जाएगा। तो पर्सनल एंड नॉन पर्सनल डाटाज है उनका जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसको अचीव करना है तो उसी के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियंस का, यहाँ पे जो 1% टॉप 1% के अंदर में जो पॉपुलेशन है, आप देखिए उनका जो इनकम के अंदर जो शेयर हुआ करता था ब्रिटिश एरा के समय में वो यहाँ पे कंटिन्यूस इंक्रीज हुआ है तो उसी के बारे में कहा गया है।
अब आपके बारे में आपको यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आपको गिनी कोफिशेंट के बारे में बताना है। गिनी कोफिशेंट किसके रिगार्डिंग में है? क्या सोसाइटी के अंदर जो इनिक्वलिटी का जो प्रोसेस है उसके पर्सपेक्टिव से गिनी कोफिशेंट आपको देखने के लिए मिलता है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देनी है कि व्हाट इज गिनी कोफिशेंट, किसके पर्सपेक्टिव से है, सोसाइटी के अंदर इनिक्वलिटी के रिगार्डिंग में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नाइजीरिया के बारे में, आप देखिए कि नाइजीरिया का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो सही नहीं है प्रेजेंट समय में। आपको देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है बोको हरम, वहाँ पे एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है बोको हरम। तो बोको हरम से रिलेटेड जो पर्सन्स है उनके द्वारा कंटिन्यूस जो किडनैपिंग है उसको कैरी आउट किया गया है। नाइजीरिया के बारे में अगर हम बात करें, पेट्रोलियम यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो प्रोड्यूस है उसको किया जाता है। आप देखिए कि नाइजीरिया का यहाँ आपको नाइजर जो डेल्टा का इनस्टेबिलिटी है वो भी देखने के लिए मिलता है। नाइजीरिया के अंदर में जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे नाइजर आपको यहाँ पे डेल्टा का जो रीजन है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि नाइगर जो डेल्टा का जो रीजन है वहाँ पे जो पेट्रोलियम है उसका जो प्रोडक्शन है वो कैरी आउट किया जाता है, तो वहाँ पे भी प्रेजेंट समय में इनस्टेबिलिटी का आप देखिए कि पार्ट है। तो इनस्टेबिलिटी का पार्ट होने की वजह से रैंसम की एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग में जो किडनैपिंग है वो काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है उस एरिया के अंदर में। जो बोको हरम से रिलेटेड जो पर्सन है, जो पायरेट्स हैं, उनके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो कैरी आउट किया गया है किडनैपिंग का काफ़ी बड़ा जो केसेज हैं वो इमर्ज हुए हैं नाइजीरिया के अंदर में। आपको यहाँ पे बोको हरम के बारे में हमने रीड किया, एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आपको यहाँ पे अल शबाब है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। अल शबाब नाम का जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ पे अपना जो प्रोसेस को कैरी आउट करना है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। आप देखिए कि तमिलनाडु गोवा के बाद में कर्नाटक के द्वारा भी कुछ कलरिंग एजेंट है उसको बैन किया गया है, जिसके अंदर अगर हम बात करें आपको जो बेसिकली यहाँ पे जो कॉटन कैंडी है, कॉटन कैंडी के अंदर जिन कलरिंग एजेंट को यूज किया जाता है उसको बैन करने के बारे में कुछ दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था। आप देखिए कि गोभी मंचूरियन के अंदर भी आपको ये जो कलरिंग एजेंट है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो कर्नाटका यहाँ पे जो थर्ड स्टेट है उसके रूप से इमर्ज हुआ है। अर्लियर फेज के अंदर में आपको जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के अलावा आप देखिए कि जो गोवा है वो आपको देखने के लिए मिलता है। कॉटन कैंडी, गोभी मंचूरियन, इन सब के अंदर में जो कलरिंग एजेंट यूज किए जाते हैं जिसके अंदर में आपको जो रोडामाइन बी है वो देखने के लिए मिलता है। एक येलो टार्टराइज उसको भी यूज किया जाता है एज ए कलरिंग एजेंट के रूप से। तो उन्हीं को बेसिकली जो बैन करने के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। उसके बारे में ऑलरेडी हमने देखा है कि कैसे जो सेल है उसका जो लॉस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा जब उस कलरिंग एजेंट को यूज किया जाएगा। काफ़ी बार आपको इस तरीके से भी स्टेटमेंट देखने के लिए मिलेगा, क्या यहाँ पे जो कर्नाटक है उनके द्वारा जो कॉटन कैंडी है उसको क्या बैन कर दिया गया है? स्टूडेंट्स, कॉटन कैंडी को बैन नहीं किया गया है। यहाँ पे जो बैन किया गया है वो किसको किया गया है? वो किया गया है बेसिकली कलरिंग एजेंट को। कलरिंग एजेंट इस तरीके के यूज़ किया जा सकते हैं जो ह्यूमन का जो हेल्थ है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, काफ़ी ज़्यादा उसके लिए इफेक्ट है वो उनका देखने के लिए मिलेगा हेल्थ के ऊपर में। पीएम सर के द्वारा यूक्रेन के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, रसिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, उनसे कॉल किया गया है, उनको कहा गया है कि प्रेजेंट समय में आपको पीपल सेंट्रिक जो यहाँ पे पीस प्रोसेस डायलॉग है उसको कैरी आउट करना चाहिए और डिप्लोमेसी के थ्रू में जो वॉर है उसको यहाँ पे एंड किया जाए आपके द्वारा। स्टूडेंट्स, जो रसिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया गया पीएम सर के द्वारा, ये यहाँ पे इमर्ज हुए हैं एज ए न्यू पॉलिटिकल लीडर के रूप से। इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में उनको काफ़ी जो भारी मैंडेट है वो यहाँ पे मिला है। तो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस इंडिया के द्वारा जो पीपल सेंट्रिक जो यहाँ पे डायलॉग एंड डिस्कशन है उसके बारे में काफ़ी बार सजेस्ट किया गया है। आप देखिए कि इंडिया के द्वारा कभी भी किसी कंट्री के ऊपर जो अटैक है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। हमेशा हमारे जो नाइबर कंट्रीज हैं उनके द्वारा अटैक किया गया है और हमारे द्वारा उसको डिफेंड किया गया है स्टूडेंट्स, हमेशा ही। तो इंडिया के द्वारा हमेशा कभी भी किसी कंट्री के ऊपर जो अटैक प्रोसेस है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। हमेशा पीपल सेंट्रिक एंड पीस प्रोसेस है उसके बारे में इंडिया के द्वारा डिस्कस किया जाता है। आपको यहाँ पे आर्टिकल 51 के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिएगा आर्टिकल 51 डीपीएसपी का पार्ट है और 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। 51A के अंदर में यहाँ पे इंटरनेशनल जो पीस प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एलजीबीटी से रिलेटेड जो पर्सन है, एलजीबीटी से रिलेटेड जो पर्सन है उनका जो काउंसलिंग का जो वर्ड है वो नहीं यूज करना चाहिए कि आपको काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर विजिट करना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पेटिशन के अंदर में जो डायरेक्शंस है उनको इश्यू किया गया।
कि आप यहाँ पे उनका जो आइडेंटिटी है उनको बेसिकली चेंज करने की रिगार्डिंग में, या आइडेंटिटी को बेसिकली अगेंस्ट देयर आइडेंटिटी का जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको मत यहाँ पे सजेस्ट किया जाए किसी भी कोर्ट के अंदर में ऑर्डर्स के रिगार्डिंग में। आपको इंडिया के अंदर में जो एलजीबीटी केस है उसके रिगार्डिंग में नवतेज सिंह जौहर केस है उसके बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि लास्ट ईयर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर में यहाँ पे एलजीबीटी के जो कपल्स हैं उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में एज ए कपल के रूप से नहीं चूज करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन है वो दिया गया था। एक पेटिशन है वो फाइल हुआ था कि एलजीबीटी जो कम्युनिटी से रिलेटेड जो कपल्स हैं अगर उनका मैरिज यहाँ पे कैरी आउट होता है तो उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में एज ए कपल के रूप से यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाए। बट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पेटिशन फाइल हुआ तो उसके ऑब्जर्वेशन के अंदर में उसको नहीं रिकॉग्नाइज किया गया है। अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे एलजीबीटी जो कम्युनिटीज हैं क्या उनको लीगलाइज आपको जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि नवतेज सिंह जौहर केस के अंदर में 2017-18 के समय में हमारे यहाँ पे एलजीबीटी कम्युनिटी है उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे पीएम सर भूटान के लिए जाने वाले थे, तो आप देखिए कि वहाँ पे बैड वेदर की वजह से भूटान के लिए नहीं विजिट कर पाए हैं। गेलेपू नाम का जो सिटी है उसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है काफ़ी बार यहाँ पे भूटान के पर्सपेक्टिव से, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया भूटान के जो रिलेशन है वो कोऑपरेशन एंड पीस प्रोसेस के थ्रू आपको देखने के लिए मिलते हैं। मोर देन 50 ईयर का जो रिलेशन है इंडिया और भूटान का आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि इंडिया और भूटान एक दूसरे के ऊपर कोऑपरेट भी करते हैं, जैसे कि इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है वो फुलफिल किया जाता है। भूटान का जो जोग्राफिकल एरिया है, जोग्राफिकल टेरेन है, उसके द्वारा काफ़ी सारे हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वहाँ पे इंस्टॉल हैं। एक प्रोजेक्ट वहाँ पे 2024 के समय भी कंप्लीट होने वाला है। गेलेपो नाम का जो सिटी है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो भूटान के अंदर कार्बन न्यूट्रल सिटी है उसको डेवलप करने के बारे में काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है भूटान के ही पर्सपेक्टिव से। नॉमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग में कहा गया है कि पब्लिक स्पेस के अंदर में जो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के एडवर्टाइजमेंट है उनको रिमूव किया जाएगा लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा। कुछ दिन पहले हमने एमसीडी है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है उसके पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस किया था कि उनके द्वारा काफ़ी सारे जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनको रिमूव किया गया है उनके एरिया के अंदर में। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पर्सपेक्टिव से जिससे कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो यहाँ पे मिल सके, उसी के रिगार्डिंग में इसको कैरी आउट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे लद्दाख के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि लद्दाख के अंदर एक प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला है, एक एक्टिविस्ट है वहाँ पे उनके द्वारा कारगिल के एरिया के अंदर जो प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया गया। लद्दाख का जो डिमांड है वो आपको पता होना चाहिए। एक तो 6 शेड्यूल के अंदर इनको ऐड करने का डिमांड आपको देखने के लिए मिलता है। प्रेजेंट समय में 6 शेड्यूल के अंदर कौन कौन से स्टेट हैं स्टूडेंट्स? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ऐसे 4 स्टेट हैं जिनको कि 6 शेड्यूल के अंदर में ऐड किया गया है। तो इनका भी डिमांड है कि हमको 6 शेड्यूल के अंदर ऐड किया जाए, स्टेटहुड है उसको ग्रांट किया जाए लद्दाख के रिलेटेड। तो उसके रिगार्डिंग में जो प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया गया है। हमारा जो मीटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उनके द्वारा जो पीआईबी का एक फैक्ट चेक यूनिट है उसको नोटिफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि जो ऑनलाइन कंटेंट है अगर उसके अंदर कोई फेक कंटेंट है उसको यहाँ पे वायरल किया गया है या वो पब्लिक डोमेन के अंदर है उसको नोटिफाई किया जा सके कि ये जो कंटेंट है वो फेक कंटेंट है। तो मीटी के द्वारा इसको नोटिफाई किया गया है। पीआईबी का जो फैक्ट चेक यूनिट है उसी को स्टूडेंट्स यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर एक पेटिशन को फाइल किया गया जिसके अंदर गूगल के द्वारा जो प्ले स्टोर के ऊपर कोई ऐप है उसको अगर रजिस्टर किया गया है तो उसके अंदर में जो इन बिल्ट जो यहाँ पे जो चार्ज को कैरी आउट किया जाता है, मीन्स आप देखिए कोई कोर्स है उसको सेल किया गया तो उसके रिगार्डिंग में कुछ आपको एडिशनल जो प्लेटफॉर्म चार्ज है वो गूगल के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलता है 11 टू आप देखिए कि 33% के आसपास जो चार्जेस हैं हर एक ऐप के रिगार्डिंग में। तो उसी के रिगार्डिंग में इसको एक एज ए एंटी जो ट्रेड का जो पॉलिसी के रूप से देखा गया था तो उसके रिगार्डिंग एक पेटिशन को फाइल किया गया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर में। तो उसके द्वारा इसको यहाँ पे कैंसिल है वो किया गया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है उसको पूछा गया था स्टूडेंट्स यूपीएससी मेंस 2023 के समय में। तो आपको इस तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस के कुछ जजमेंट्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। ऐसी जो बॉडीज हैं जो यहाँ पे ट्रेड के पर्सपेक्टिव से हैं, यहाँ पे जो कम्प्लीटली जो एथिकल प्रैक्टिस है उसको कैरी आउट किया जा सके सभी के पर्सपेक्टिव से। कंपटीशन है वो ट्रेड के अंदर में आपको जो बिजनेस है उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिले। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूके के रिगार्डिंग में है, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है।
रसिया के अंदर में आप देखिए कि आपको यहाँ पे एक रीजन देखने के लिए मिलता है जिसको कि हम अमूर रीजन के नाम से जानते हैं। फार ईस्ट के अंदर में अमूर नाम का जो रीजन है वहाँ पे जो माइनिंग है उसके अंदर में कोलैप्स हुआ है, उसी के पर्सपेक्टिव से बताया गया है कि गोल्ड माइन के अंदर वहाँ पे कोलैप्स हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कनाडा के पर्सपेक्टिव से है, कनाडा के द्वारा यहाँ पे जो आर्म है उनका जो शिपमेंट है उसको होल्ड किया गया है, जो कि इजराइल के जी जाने वाला था, इजराइल के द्वारा उसको क्रिटिसाइज किया गया है। रोहिंग्या जो माइग्रेंट्स है उनका जो बोट है वो यहाँ पे कोलैप्स हुआ है सी के अंदर में, इंडोनेशिया के रीजन के वहाँ पे, तो उसके बारे में बताया गया है। आईएमएफ के द्वारा जो बेल आउट का जो फंड है उसको रिलीज किया गया है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बेल आउट फंड रिलेटेड टू द आईएमएफ के बारे में है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि बेल आउट का जो प्रोसेस है वो किस इंस्टीट्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलता है, तो ये आप देखिए कि आपको आईएमएफ के रिगार्डिंग देखने के लिए मिलता है। इरिस के जो पीएम है उनके द्वारा रिजाइन किया गया, और आप देखिए कि हांगकांग का जो सिक्योरिटी लॉ है उसके पर्सपेक्टिव से आपको जो न्यूज़ है वो देखने के लिए मिलती है। साउथ चाइना सी है वो भी न्यूज़ के अंदर में है, उनके बारे में भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।